हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन आईआईटी एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट द कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन इज वन ऑफ द important chapter of coordinate geometry, and this chapter include the three chapter parabola, ellipse and hyperbola. अच्छा, कॉनिक सेक्शन के लिए देखो, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन तो अच्छा होना ही चाहिए। यदि आपको स्ट्रेट लाइन का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकंड वन, आपको सर्कल भी आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल मिलकर के ही इसका फाउंडेशन बिल्डअप करते हैं, है ना। कॉनिक सेक्शन में जैसे नाम से ही पता चलता है, सुनिए, कॉन का सेक्शन, यानी अगर मैंने देखिए इस तरह से एक इन्वर्टेड कॉन बनाया, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। इस पहले लेक्चर में तो हम वो टर्म्स और जो कंडीशंस हैं वो सब पढ़ेंगे। ये आपने कॉन बनाया, ठीक है। ये कॉन का जो है इन्वर्टेड कॉन बनाया मैंने, जैसे आइसक्रीम कॉन होता है ना एक्चुअली, वैसे वो इन्वर्टेड नहीं होता, उसको तो सीधा ही रखते हैं, है ना। और फ्रंट जो है उसका वो सर्कल है, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं हम लोग एक्सिस, एंड इसको हम पढ़ते हैं पूरा राइट सर्कुलर कॉन। राइट सर्कुलर कॉन बिकॉज दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। इसको मैंने ओ मान लिया, ये कहलाता है आपका वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हो गया, इसको पढ़ते हैं हम लोग एक्सिस। ये ऑब्वियसली इसकी रेडियस हो ही गई। इसको देखो, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल हाइट एच, इसको बोलते हैं एल यानी स्लैंट हाइट। ये कौन है? स्लैंट हाइट। दिस इज वर्टिकल हाइट। लेट दिस एंगल इज एल्फा, एल्फा एंगल। इस एल्फा को पढ़ते हैं हम लोग सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल। सो ये मैंने कॉन के बारे में आपको बताया। अब देखिए, आप सुनिए, एक पेज दे दूं, कोई सा भी एक रफ पेपर दे दो। हाँ, दे दो। सुनिए, इसको आप इतना ले लो। देखिए, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको अपनी क्वेरी सेटिस्फाई करने का तरीका है। ये आपने क्या कॉन बना इस तरह से, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। ये कॉन आपने फॉर्म किया, ये आपको जो फ्रंट व्यू है वो आपको सर्कल नजर आ रहा होगा, राइट। एक्सिस एकदम बीचों बीच कहां से पास करती है? वर्टेक्स से। वर्टेक्स क्या है? देखो, इससे समझिए, वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व विथ इट्स एक्सिस। एक्सिस जहां पे इस कॉन को काटती है वो वर्टेक्स है। बाद में हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब क्या एक नाइफ लेकर के या एक कटर लेकर के मैंने कर एकदम स्ट्रेट इसको काट दिया, एकदम सीधा सीधा, तो ऊपर का पोर्शन हटा देने के बाद इस कॉन को अगर मैं आपको यूं दिखाऊं तो आपको क्या नजर आएगा? सर्कल। समझ आया? मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे जब आप इसके सेक्शन लेते हैं तो आपको ये सारी कॉनिक सेक्शन मिलेंगे। सर्कल को हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। अब जब आप थोड़ा सा नाइफ को टिल्ट करके, अभी तो क्या आपने एकदम इस पाम को इस एक्सिस से राइट एंगल पे रखते हुए कट किया, अब आप क्या करेंगे? थोड़ा सा इस पाम को टिल्ट कर लो और अब आप काटोगे। देखो, एकदम स्ट्रेट काटते हो, एकदम स्ट्रेट, तो आपको ये सर्कल मिलेगा। और उसको हम अलग से पढ़ लेते हैं, और उसको हम ऐसे भी कहते हैं, द लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे that sits a distance from the fixed point which is center, है ना, it always remain constant and this distance is called its radius। इसमें दो चीजें फिक्स होती है, एक इसका सेंटर और दूसरा क्या, ये फिक्स डिस्टेंस रेडियस। अब जैसे ही आप अपनी पाम को थोड़ा सा 90 से टिल्ट करके काटते हैं तो ये क्या करेगा? टेढ़ा कटेगा। देखने पे कैसा नजर आएगा? ऐसे, इस तरह से। इसको हम बोलते हैं इलिप्स। अब आप क्या करिए, यहां से काटो। पहले क्या, स्कूल्स में ये जो ना क्राफ्टिंग वाले काम करने आते थे, वो डिफरेंट, कभी फ्लावर बनाएंगे, कभी कुछ और बनाएंगे काट करके, है ना। तो हमने तो काफी देखे, हो सकता है आप लोग के स्कूल्स में ऐसा ना हो। तो वो अब क्या है, यदि मैंने नाइफ से या नाइफ से तो कैसे, सीजर से मैंने यूं काटा इसको, तो वो कैसी शेप आएगी? इस तरह से। इसको हम बोलेंगे पैराबोला। और इसी तरह से एक अपोजिट और लिया
तो इसको हम बोलेंगे हाइपरबोला। ये तो हो गया आपका पैराबोला और ये बन गया हाइपरबोला। सो फॉर द डिफरेंट एंगल व्हेन वी कट डाउन दिस कॉनिक कॉन, तो आपको जो सेक्शन मिलता है कंबाइन टुगेदर इज कॉल्ड द कॉनिक सेक्शन। ये तो इस मतलब नाम का मतलब समझा दें। और इन एंगल्स की कंडीशन को लेते हुए हम लोग ना इक्वेशंस फॉर्म करते हैं कि ऐसी कंडीशन है तो ये है, उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे, है ना। ये अब वो जो उसका जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस के आउट ऑफ है, बियॉन्ड द सिलेबस, तो हम लोग फिर उसको डायरेक्टली लिखेंगे। तो क्या करेंगे, अब आप इसकी डेफिनेशन लिख लो कॉनिक सेक्शन की, और फिर ये बाद में बनाना चाहे तो बना लेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन, द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन लिखिए। द कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट का हम लोग लोकस निकालते हैं जब एक पॉइंट मूव करता है। सो अंडर द गिवन कंडीशन वो जो भी पाथ ट्रेस करेगा उसको हम बोलते हैं लोकस। तो कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way that it's a distance from the fixed point. It's a distance from the fixed point. Write down in bracket focus. It's a distance from the fixed point focus to its distance, यानी रेशो to its distance या to its perpendicular distance, वो implied है, to its perpendicular distance from a fixed line. From the fixed line, write down in bracket, directrix is always remain constant. Is always remain constant. And this constant ratio is called the eccentricity of this conic, है ना। तो सुनो अभी आपको समझा देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट क्या ले लिया, सर्कल का सेंटर। ये P पॉइंट जो है इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका P पॉइंट का इस C पॉइंट से डिस्टेंस यानी PC आपको कितना गिवन है, R। जिसका भी लोकस आपको निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, H कॉमा के। तो आप क्या लिखेंगे, H माइनस अल्फा का होल स्क्वायर K माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू R। सो स्क्वायरिंग भी कर दो और लोकस भी ले लो। लोकस कैसे लेते हैं, H को रिप्लेस करते हैं हम X से और K को रिप्लेस करते हैं Y से। सो दिस बिकम्स X माइनस अल्फा का होल स्क्वायर Y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, एंड दिस इज द सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल, राइट। तो ये सब हम 1 by 1 पढ़ के आते हैं। कॉनिक सेक्शन एयुसनी स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं। 11th का ये चैप्टर है, बोर्ड में नहीं आता, ये एनसीईआरटी बोर्ड का कोई चैप्टर नहीं है। जेईई एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन भी बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता क्वेश्चंस में, क्वेश्चन ओवरऑल इजी ही रहते हैं, है ना। तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ने के बाद जब हम कॉनिक सेक्शन पढ़ते हैं तो ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिक्स पॉइंट कौन है, उसका सेंटर, फिक्स डिस्टेंस कौन है, उसकी रेडियस। अब सुनो, यहाँ पे मैंने दो चीज ली, एक तो पॉइंट फिक्स कर दिया जिसको बोलते हैं एस। एस क्या है, फोकस। सपोज इस फिक्स पॉइंट को हम ले लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, और एक मूविंग पॉइंट पी कौन है, मूविंग पॉइंट। लोकस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द मूविंग पॉइंट, और इसको मैंने मान लिया एच कॉमा के। दिस इज अ फिक्स लाइन, ये फिक्स लाइन है, एक फिक्स लाइन है, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या लिखा है मैंने, डायरेक्ट्रिक्स, नियता डायरेक्ट्रिक्स। मैंने बोला इस P का S पॉइंट से डिस्टेंस यानी PS, और इस मूविंग पॉइंट का इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी PM इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं E यानी इसेंट्रिसिटी। हर एक को सिंबल दे रखा है, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस कॉनिक सेक्शन। इस P पॉइंट का लोकस जो है वो आपको एक कॉनिक रिप्रेजेंट करेगा। यदि इसका किसी फिक्स पॉइंट जिसको कहते हैं फोकस,
to its perpendicular distance from a fixed line which is directrix is always remain constant, और इस constant ratio को हम बोलते हैं eccentricity. Eccentricity का मतलब होता है डेविएशन, अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से भटक जाना, बहक जाना, डाइवर्ट हो जाना. तो देखिए हम जो भी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं, जो भी मशीन हम डिजाइन करते हैं, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स लेकर डिजाइन करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें इतना आउटपुट देगा, है. जैसे मान लीजिए हम लोगों को 1/2 एम्पियर का और इतना 40 वाट का एक बल्ब बनाना है, सपोज जो भी है, इतने पावर का मुझे बल्ब डिजाइन करना है, तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, है ना. ये सब मैंने पैरामीटर्स ले ली, लेकिन हमने क्या देखा कि वहां तो भैया रेजिस्टेंस भी क्रिएट होता है, इंपेडेंस भी आ जाता है, कैपेसिटेंस भी होता है, तो वो सब अपोज करके उसकी पावर को थोड़ा कम कर देते हैं. तो सारा स्टैंडर्ड लेने के बावजूद, एफिशिएंटली काम करने के बावजूद भी कुछ एरर आता ही. जैसे आइडियली तो क्या होना चाहिए कि अगर मैंने फैन का स्विच ऑफ किया तो पंखा तुरंत बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो बंद नहीं होता, वो थोड़ी देर बाद के बाद बंद होता है. और वो भी कैसे, एयर के अंदर जो फ्रिक्शन है एयर पार्टिकल्स है उनसे. आइडियली क्या होना चाहिए कि जैसे मैं कार के ब्रेक लगाऊं, कार स्टॉप होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा घसीटने के बाद वो करती है, यानी इफिशिएंटली ब्रेक्स काम नहीं कर रहे. सोचो जरा 1 मिनट के बाद कार रुके तो, है ना. मिक्सी के जार का जब आप बंद करते हो तब भी वो घर 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 करने के बाद 15 सेकंड के बाद बंद होती. तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर या डेविएशन हमेशा क्रिएट होता है. तो ये पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स लेकर के हम लोग पहले देखो 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला. पहले हम लोग ना पैराबोला पढ़ेंगे अलग से डिटेल में, और देन इलिप्स एंड हाइपरबोला एक साथ पढ़ेंगे. जैसे सर्कल को अलग से पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन को अलग से, एग्जैक्टली वैसे. तो कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट पेज. पी इसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो एक इसेंट्रिसिटी ई के बराबर हो. अब सुनो, इस पी पॉइंट को एच कॉमा ले लो, पीएस निकालो. बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन पीएस इक्वल्स टू ईपीएम. ये डेफिनेशन होती है भाई, याद रखना, ये एक कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन है. और ये कॉनिक सेक्शन अपनी डिफरेंट कंडीशन के लिए सर्कल भी देगा, इलिप्स भी देगा, हाइपरबोला, पैराबोला सब देगा. पी पॉइंट का उससे डिस्टेंस निकाली, h माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा होल स्क्वायर ई. परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये पॉइंट लाइन पे सेटिस्फाई करा दो. लाइन की इक्वेशन ले लो आप जनरल फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. डालिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लाइन में पढ़ाते हैं हम लोग, bk प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट पी एच कॉमा के, और स्क्वायरिंग वगैरह कर लो आप, तो कितना बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहाँ आएगा x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर. अंडर रूट हट गया, उसका अंडर रूट हट गया, e स्क्वायर. ये कितना बन गया देखिए, ax प्लस by प्लस c इसका होल स्क्वायर. अब जब आप इस पूरी इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको क्या क्या मिलेगा. सुनिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, ए बी सी उसमें क्या है, कांस्टेंट ही तो है, कोफिशिएंट ही तो है. वाई स्क्वायर का, है ना. अच्छा, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, तो एक्स इंटू वाई, फिर एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट. सो दिस इक्वेशन कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ, है ना. इसको आप ए डैश वगैरह ले लो, क्योंकि अब मैं ऐसे लिख रही हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई और प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है ना. इस ए से कंफ्यूज नहीं होना है. आप चाहे तो उधर ए डैश बी डैश सी डैश कर लो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट मान लो, एक्स स्क्वायर का जो भी मल्टीपल आएगा वो कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा, तो फॉर्म द न्यू कांस्टेंट. इफ यू हैव लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, दो कांस्टेंट है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन, उनका एडिशन सब आप एक नया कांस्टेंट ले लेते हो ना, तो ये ले लिया. अच्छा, ये कहाँ मिला था मुझे फैमिली ऑफ लाइंस, यानी पेयर ऑफ लाइंस में जब हम दो लाइंस को मल्टीप्लाई करते हैं. लाइंस में भी क्या होता है, एक पोर्शन अलग से पढ़ाते हैं हम, फैमिली ऑफ लाइंस एंड देन पेयर ऑफ लाइंस. पेयर ऑफ लाइंस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस या जॉइंट इक्वेशन, है ना. कैसे मिलता है, दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके. जब आप दो लाइंस जो आपको जनरल फॉर्म में गिवन है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका जो कंबाइंड इक्वेशन है वो भी इसी फॉर्मेट में आता है. दो लाइंस जो एक्स और वाई में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हो,
जब आप सेकंड डिग्री से फर्स्ट डिग्री की दो इक्वेशन निकालते हैं तो वो दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक होना चाहिए। तो ब्रेक होने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो और धराचार्य लगा करके डी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, जो अंडर रूट डी। अदरवाइज यदि डी परफेक्ट स्क्वायर है या डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट हटेगा ही नहीं। डी अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो अंडर रूट हटेगा नहीं, अंडर रूट नहीं हटेगा तो कभी आपने लाइन में एक्स और वाई का कोफिशिएंट 1/2, 3/2 या 2/3 ऐसे थोड़ा ना देखा है। तो डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो कंडीशन निकलती है तो वहां से एक एक्सप्रेशन आता है डेल्टा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर और माइनस का CH स्क्वायर। सो दिस, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो और ये आपका कॉनिक सेक्शन का डिफिनेशन, ये थ्रू आउट आपको याद रखना है। ये सेकंड डिग्री, इसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री तो आपको नजर आ ही रहा है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। नॉन होमो, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 and 1 2, इसकी पावर 2, यहां से लेकर इन दो टर्म्स की पावर 1 और इसकी कांस्टेंट, तो इसमें 3 तरह की पावर आ रही है, इसलिए इसको नॉन होमो बोलते हैं। सो दिस इज द नॉन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। डेल्टा का वैल्यू यही, डेल्टा की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए यही आपका इक्वेशन नंबर 1 लाइंस भी रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइंस, सर्कल भी आएगा, पैराबोला भी आएगा और यही सारे कॉनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो आप ये नोट कर लें, फिर आपको कंडीशन लिखाते हैं। सो देखिए कंडीशंस देखिए, द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कौन, वो सेकेंड डिग्री, विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ऑब्वियसली जब आप दो लाइंस को मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड डिग्री ही देगा आपको। फिर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो देखो, अगर इनसे रिप्रेजेंट होने वाली दो लाइंस ऐसे हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है, सो ये tan थीटा, ये सब पेयर ऑफ लाइंस में पढ़ाते हैं हम लोग, ट्वाइस अंडर रूट h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। तो अगर लाइंस पैरेलल या कोइंसिडेंट है, इफ L1 लाइन इज पैरेलल टू L2, थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0 डिग्री, तो h² कितना हो गया, AB। इफ लाइंस इज परपेंडिकुलर, सो थीटा 90, डिनोमिनेटर को 0, A प्लस B इक्वल टू 0। A कौन, A इज द कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y²। x² का कोफिशिएंट A, y² का कोफिशिएंट B, उनका सम क्या होना चाहिए, 0। और ऑब्वियसली इस अंडर रूट को डिफाइन होने के लिए h² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू AB। इफ h² लेस देन AB, आपको पेयर ऑफ लाइंस नहीं देंगे, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, कब, जब डेल्टा 0। डेल्टा 0 आपको ये बताता है कि ये जो सेकेंड डिग्री है, देखो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हो, ये जरूरी है। किस पे डिपेंड करते हैं, डी पे, कैपिटल डी, धराचार्य, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 गिव्स द टू रियल रूट इफ d ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac। तो वैसे ही ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन दो लीनियर लाइंस में ब्रेक हो, जरूरी है नहीं। तो यहाँ पे इसका डेल्टा ये कंडीशन है, जब ये 0 होगा तो ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। उसके अलावा किसी भी कॉनिक सेक्शन में ये डेल्टा 0 नहीं होता, क्योंकि अगर ये डेल्टा 0 हुआ तो लाइंस हो जाती हैं, फिर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू 0, इधर भी नॉट इक्वल टू 0। पेयर ऑफ लाइंस के लिए डेल्टा 0 बनना चाहिए और h² ग्रेटर देन और इक्वल टू AB। यदि पैरेलल लाइंस है तो h² इक्वल टू AB, और अगर आपका परपेंडिकुलर लाइंस है तो A प्लस B कितना, इक्वल टू 0। सर्कल बनने के लिए सुनिए, ये तो कोई कॉनिक के नाम से नहीं जाना जाता, कॉनिक यहां से स्टार्ट होता है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर। सर्कल बनने के लिए सुनिए, A इक्वल टू B, x² एंड y² का कोफिशिएंट टू बी सेम एंड h का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0।
एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होता है, सर्कल की इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं होता है ना। अब इसमें ना एक और टर्मिनोलॉजी मैंने इस कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस की, ई। इस ई का वैल्यू सर्कल के केस में कितना होता है, 0, क्योंकि वहां पे जो इसेंट्रिसिटी है ना, वो 0 क्यों होती है, क्योंकि वहां पे ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इन्फिनिटी पर आई करती है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बनेगा तो ये कितना आएगा, 0। ये सारी कंडीशंस हम डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। पैराबोला बनने के लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी 1, इलिप्स एच स्क्वायर लेस देन ए बी, और इलिप्स सेंट्रिसिटी फ्रैक्शनल 0 से 1। 0 बनेगी तो सर्कल, 1 है तो पैराबोला, ये फ्रैक्शनल। हाइपरबोला एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ए प्लस बी इक्वल टू 0। रेक्टेंगुलर मतलब राइट एंगल, और ई का वैल्यू एक पर्टिकुलर कितना आता है, √2। इन द केस ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी अटेंड अ पर्टिकुलर वैल्यू √2। सो ये है। सो फॉर द डिफरेंट कंडीशंस, आपने जितने एंगल से उस कॉन को काटा वहां से कंडीशंस निकलते हुए ये इक्वेशन नंबर 1 आपको जो है कॉनिक सेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब सुनो, देखो वापस इसी पे आ जाते हैं। एक पी पॉइंट जिसका एक फिक्स पॉइंट फोकस से डिस्टेंस और लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशो एक कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी के इक्वल होता है। यहां पे देखो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये पी पॉइंट इस डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई कर जाए। तो हम लोग दो केसेस पढ़ेंगे, when the focus lies on the directrix and when the focus does not lies on the directrix। ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करें और जब एक फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई ना करें, जब आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है तो आप उन टेबल को यूज करके बता सकते हैं कि ये सेकंड डिग्री का कर्व मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, अगर आपको सेकंड डिग्री ना दे करके या तो फोकस गिवन हो या डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो, तो वहां से आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल है या फिर आपका हाइपरबोला है या पैराबोला, इलिप्स है, कुछ और है, कैसे पता लगाएंगे। तो दो कंडीशंस होती है, व्हेन द फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस डज नॉट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। आप ये नोट करना। सो लिखिए आप, locus of point P will be conic when point P lies on directrix जब ये P पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करें एंड व्हेन पॉइंट P डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स कौन, वो फिक्स लाइन। दो पैरामीटर्स फिक्स करते हैं ये लोग, एक तो फोकस को, फोकस इज द फिक्स पॉइंट एंड द लाइन डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन। अब सुनिए, when the point P lies on the directrix, तो सुनिए, अगर इस केस में आपका इसेंट्रिसिटी फ्रैक्शनल है 0 से 1, तो नो लोकस। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। जब आपका ग्रेटर देन 1 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड व्हेन E इक्वल टू 1, देखो E नेगेटिव तो जाएगा नहीं, ना, क्योंकि E इज द रेशियो ऑफ द टू डिस्टेंसेस। तो दो डिस्टेंस का रेशियो कैसे नेगेटिव होगा, तो या तो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा नहीं, इक्वल टू 0 सर्कल के केस में हो ही गया। अब देखो, जब E 0 से लेकर 1 है तो कोई लोकस नहीं, 1 है तो देखो वन लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड passing through S, यानी कौन, फोकस। एक लाइन मिलेगी आपको, एक स्ट्रेट लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास करेंगे।
एंड व्हेन द पॉइंट P डज नॉट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, इसमें E इक्वल टू 0 का केस नहीं है ना, डज नॉट लाइज, या आप ऐसे लिख लो कि जब E ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो भी आपको कोई लोकस नहीं है ना इस केस में। अब व्हेन P डज नॉट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, तो फर्स्ट केस देखिए, जब आपका E 0 है तो आपको क्या मिलेगा, सर्कल। व्हेन E ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 तो क्या, इलिप्स। जब आपका E कितना है 1 तो क्या मिलेगा, पैराबोला। जब आपके पास E कितना है ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला। एंड व्हेन यू हैव E पर्टिकुलर वैल्यू √2 तो क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक। इक्वेशन ऑफ कॉनिक हुज फोकस S का मतलब फोकस -1, 0, डायरेक्ट्रिक्स is the line 4x minus 3y plus 2 equal to 0 and उसकी सेंट्रिसिटी कितनी गिवन है, 1/√2। अब सुनो, एक मेथड तो क्या, PS इक्वल्स टू EPM से वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन निकालो और आइडेंटिफाई कर दो डेल्टा और फॉर द डिफरेंट कंडीशन कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस कॉनिक एंड देन वी डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ दिस कॉनिक। अच्छा, इसेंट्रिसिटी फ्रैक्शनल है, जब आपका E 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है और फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं करता, डज नॉट लाइज, और E फ्रैक्शनल है तो इलिप्स है। और E अगर आपका फ्रैक्शनल है एंड देन फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स तो कोई लोकस नहीं, नो इक्वेशन, सब आपके पास लिखा हुआ है। डाल के देखें आप, इसको आप सेटिस्फाई करके देखें। अगर ये लाइन L है तो L ऑफ -1, 0 आप सेटिस्फाई करके देखें, कितना आता है, -4 + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स फोकस S does not lies on डायरेक्ट्रिक्स पे लाइन नहीं करता। एंड इसेंट्रिसिटी क्या है, फ्रैक्शनल, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, बोलिए, इलिप्स। Second, by the definition of conic section लगाइए, PS is equals to EPM। P क्या माना मैंने, देखो सुनो, लोकस निकालने के लिए H, K मानते हैं, फिर फाइनली उसको X, Y मानते हैं, तो आप वैसे ही X, Y ले लो ना। इस P पॉइंट का उससे डिस्टेंस कितना आएगा, X + 1 का होल स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर अंडर रूट E 1/√2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस P पॉइंट का, P पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4x - 3y + 2 अपॉन अंडर रूट 16 + 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। PS इक्वल टू EPM, कभी कभार है ना आपको ना एक क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन होती है और फिर वो कहता है कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स अलग कर दो, फोकस अलग कर दो, तो आप उस इक्वेशन को PS इक्वल टू EPM के फॉर्म में इस तरह से अरेंज करना। P कौन, ये X, Y, इनका जिस पॉइंट से डिस्टेंस है, जिन पॉइंट से, वो तो फोकस है। यहां जो लिखा हुआ है वो इसेंट्रिसिटी है और यहां जो आपने मॉड लेकर के लिखा वो इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में सपोज ये P पॉइंट x1, y1 है and you have to give an equation of a line ax plus by plus c equal to 0, तो Pn is the perpendicular distance और इसका फॉर्मूला by using the concept of straight line ax1 by1 plus c upon under root a square plus b square। तो अगर अब आप सेकेंड डिग्री इक्वेशन को PS इक्वल्स टू EPM के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, इसेंट्रिसिटी है, वो फोकस है।
यदि आपके पास फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, तो आप जो चाहे उस कर्व की इक्वेशन निकाल सकते हैं, उस कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, कर्व नहीं, उस कॉनिक सेक्शन की, है ना। तो देखो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई, तो कितना हो गया यहाँ से 5√2 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो कितना हो गया 50, उधर कितना मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, इधर कितना हो गया इसका स्क्वायर 4x माइनस 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर लेना, ये आता है 34x स्क्वायर प्लस 41y स्क्वायर 24x इंटू वाई प्लस 84x 12y प्लस 46 इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करिए। सुनो, मैंने पीएस ये फोकस इस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करता, एसेंट्रिसिटी फ्रैक्शनल है, उसे आपको पहले ही बता दिया कि इलिप्स का इक्वेशन है। अब ये आपको किस फॉर्म में गिवन है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, a का वैल्यू 34, b का वैल्यू 41, h का वैल्यू 12, g कितना है 42, f 6 एंड द वैल्यू ऑफ c 46। तो अगर आप इसका डेल्टा डिटरमाइन करेंगे abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर, ये सब याद करने पड़ेंगे आपको, माइनस ch स्क्वायर, तो ये 0 नहीं आता बाय पुटिंग दीज वैल्यूज। h स्क्वायर का वैल्यू h स्क्वायर, h का है h स्क्वायर कितना हो गया 144 एंड दिस इज लेस देन a इंटू बी, बहुत बड़ा है वो। तो अगर आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और h स्क्वायर लेस देन ए बी है, तो आप देखो आपको क्या मिलता है, इलिप्स। सो इन सेकेंड डिग्री इक्वेशन इफ यू हैव डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, h स्क्वायर लेस देन ए बी तो इलिप्स, h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो हाइपरबोला, h स्क्वायर इक्वल टू ए बी तो पैराबोला। आई बात समझ में, है ना। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एंड a प्लस बी इक्वल टू 0, उसमें एक एडिशनल कंडीशन लगती है, हाइपरबोला तो है ही इसलिए h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी और a प्लस बी क्या लगाएंगे आप, इक्वल टू 0। तो अगर आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है तो आप ये कंडीशन लगाओ, और फोकस डायरेक्ट्रिक्स गिवन है तो आप अलग, मैंने दो कंडीशन लिखाई। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में ना h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो होता ही है, साथ में एक एडिशनल केस क्या लगता है, a प्लस बी इक्वल टू 0। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में तो आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन था, वहां से आपने सेकंड डिग्री इक्वेशन निकाली। अब आपको क्या है, सेकंड डिग्री इक्वेशन डायरेक्टली गिवन है। लिखिए आइडेंटिफाई the name of conic given by a x square plus y square minus 2xy plus 20x plus tan equal to 0। याद रखिए कि इन सेकेंड डिग्री इक्वेशन से पेयर ऑफ लाइंस भी रिप्रेजेंट होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 2y प्लस 2 इक्वल टू ये गिवन है आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसको आप कंपेयर करिए सेकेंड डिग्री से। ए देखें तो a और b का वैल्यू 1, h कितना -1, g का वैल्यू 10, f कितना 0 और c कितना है 10। डेल्टा निकालना, a b c प्लस 2fgh माइनस का af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस का ch स्क्वायर, abc 10, फिर f 0 है, ये पूरा 0, ये 0 है, माइनस का b 1, g स्क्वायर 100 माइनस c h स्क्वायर, है ना, c कितना है 10, h स्क्वायर ये कितना हो गया 100, है ना। इसका मतलब आपने क्या लिखा, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0।
नाउ अब देखो एच स्क्वायर निकालो 1 एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी. सो जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर ए बी के इक्वल है, क्या लिखते हैं हम? यस, पैराबोला. सेकंड बनाइए. सो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो. सिंप्लीफाई करने के बाद दिस इक्वेशन कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म सेकेंड डिग्री. कंपेयर करेंगे तो ए कितना है 3, एच बोलो 2, बी कितना है 0, जी -5, एफ -2 एंड सी का वैल्यू 7. डेल्टा निकालें, कितना आता है 0 एंड द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी. एच स्क्वायर 4, ए बी कितना 0, तो ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर देन 0. सो क्या रिप्रेजेंट करेगा जब डेल्टा 0 एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. और एक और तरीका है, सुनो, इन्होंने ना तो इक्वेशन बड़ी अच्छे फॉर्म में गिवन है. PS इक्वल टू EPM फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए. परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, x -1 होल स्क्वायर y -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला है, मॉड 2x प्लस y -3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5. वो तो था ही नहीं रूट 5, तो आपने दिया तो आप बाहर मल्टीप्लाई करिए. ये बन गया PS इज इक्वल टू EPM. P कौन? x, y. S कौन? 1, 1. E कौन? अंडर रूट 5. डायरेक्ट्रिक्स बोलिए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी गिवन है? 2x प्लस y -3 इक्वल टू 0. एंड ध्यान से देखिए, दिस फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स. एंड जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है तो ये कॉनिक सेक्शन नहीं बनते. ये कॉनिक सेक्शन तब बनते हैं व्हेन फोकस डज नॉट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1. तो ध्यान से देख के बताओ क्या होता है. हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हेन द फोकस डज नॉट फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3. डिटरमाइन द नेम ऑफ द कर्व. कॉनिक का नाम बताओ जिसकी इक्वेशन x और y में डायरेक्टली ना देकर के पैरामेट्रिकली गिवन है. तो आप t रिमूव कर दो ना, ये पैरामीटर रिमूव कर दो. जैसे एक आपको दे रखा है x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा. थीटा और रिमूव कर दो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर सर्कल है. तो आप क्या करिए, हाँ ना, आप क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दो. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2t. t का वैल्यू कितना हो गया? x माइनस वाई अपॉन 2. अब आप ऐड कर दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर प्लस 1. तो x प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है, t स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1. सॉल्व करें हम, x प्लस वाई यहाँ से कितना हो गया 2, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0. ए बी का वैल्यू 1, h g और f -1, c का वैल्यू 4, h स्क्वायर कितना इक्वल टू ए बी. एंड डेल्टा निकालिए, ए बी सी प्लस 2fgh, बार बार लिखेंगे याद हो जाएगा, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर. अगर आपका ये डेल्टा 0 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. और अगर आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला. समझे आप? तो सुनिए, a का वैल्यू a b c का वैल्यू पुट करिए 4, 2 f -1 g -1 h -1 माइनस a f स्क्वायर 1 माइनस b g स्क्वायर 1 c 4 h स्क्वायर कितना हो गया -6. इससे तो इसको काट दो, कितना हो गया ये -2 -4. सो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये पैराबोला. सो ये जो तुम्हारी थ्योरी पढ़ाई उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट some definitions related to conic sections.
जो कॉनिक सेक्शन में काम आएंगी वो डेफिनेशंस, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू कॉनिक सेक्शन, है ना। इस कॉन को वापस बना लें आप, इन्वर्टेड कॉन। ये कॉन जनरलाइज है, सबके लिए होल्ड करेगा ये। ओ दिस इज बी, ये अल्फा, इसको बोलते हैं एक्सिस। फर्स्ट लिखिए आप सबसे पहले फोकस, फोकस जिसको हम बोलते हैं एस। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट, जैसे सर्कल में फिक्स पॉइंट कौन है, उसका सेंटर। सेकंड डायरेक्ट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं हम, फिक्स लाइन, लाइन। थर्ड एक्सिस। अब सुनो, जब भी आपको किसी कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन चाहिए, ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स सफिशिएंट है। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर और रेडियस सफिशिएंट है या कुछ और भी आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है? नहीं, सफिशिएंट है ना। सिमिलरली अगर आपको किसी भी कॉनिक में फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। और जब आपके पास इक्वेशन आ जाए तो आपके पास सारे पैरामीटर्स अपने आप ही आते जाएंगे। एक्सिस क्या है, लिखते जाइए। एक्सिस इज ए लाइन, एक्सिस लाइन perpendicular to the directrix and passes through the focus, perpendicular to directrix and passes through focus, focus। अभी सुनो, ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ाते हैं। अगर आपको ये लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बोलिए। ax plus by plus lambda equal to 0, keeping the coefficient of x and y same, perpendicular line, interchanging the coefficient of x and y with negative sign, तो कितना हो जाएगा, bx minus ay plus mu equal to 0, and lambda mu निकालने के लिए आपको एक कंडीशन गिवन होती है। So axis is a line perpendicular to the directrix and passes through the focus। फोर्थ लिखिए आप, vertex, vertex is the point of intersection, point of intersection of एक्सिस। ध्यान से देखो, ये वर्टेक्स है, ये जहां पे ये एक्सिस इस कर्व को काटती है, इस कॉन को काटती है, वही उसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टेक्स कहलाता है। तो वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड कर्व। अब कर्व कुछ भी हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जो चाहे। फिफ्थ सेंटर, देखिए, is the point of intersection of all chord, center is the point of intersection of all chord, bisect, bisect is the point of intersection of all chord, bisect by this point। या आप ऐसे लिख लो, एग्जैक्ट लिखाते हैं आपको। लिखिए, द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड, द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड पासिंग, पासिंग द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड ऑफ द कॉनिंग, ऑफ द कॉनिक passes through it, the point which bisect the every chord, है ना, क्या लिखा है, the point which bisect, bisect यानी मिड पॉइंट, bisect the every chord, every chord of conic, of conic passes through it, है ना। और सुनो, अगर किसी कॉनिक का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं हम लोग, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं,
आप इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, कीपिंग y एज ए कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मानते हुए कितना आएगा 2ax 2hy, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, y कांस्टेंट यहाँ 2g इक्वल टू 0, तो यहां से मिलेगा ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन। फिर आप इसी को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, कीपिंग x कांस्टेंट, x को कांस्टेंट मानते हुए, फर्स्ट टर्म 0, कितना आएगा जल्दी बोलिए 2hx 2by और प्लस का 2f और e इक्वल टू 0, तो hx प्लस by प्लस f इक्वल टू 0। तो बाय सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट द पॉइंट ऑफ सेंटर। सो देखो फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, फोकस फिक्स पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फोकस एंड पासेस थ्रू द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड पासेस थ्रू द फोकस, या ऐसे कह दो कि फोकस हमेशा कहां लाई करेगा एक्सिस पे। आप ये चीज एडिशनली लिख सकते हैं, क्या फोकस ऑलवेज लाइज ऑन इट्स एक्सिस, फोकस अपनी एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। जैसे कि इसमें भी लिख रहा है कि एक्सिस कहां से पास करेगी फोकस से। वर्टेक्स समझ में आ गया, सेंटर समझ में आ गया। अच्छा, ये जो एक्सिस होती है ना, ये कर्व को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, आप देख सकते हैं। जितना पोर्शन कॉन का इधर है उतना ही पोर्शन आपका इधर भी है, तो आप लिखिए एक्सिस डिवाइड द कर्व इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, एक्सिस divides the curve into 2 equal parts। नेक्स्ट लिखिए फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड देखिए a line which intersect the conic section या which intersect the curve, a line which intersect the curve at 2 real and distinct points, a line which intersect the curve at 2 real and distinct points। जैसे ये अगर पैराबोला है तो ये इसकी कॉर्ड है, a line which intersect the curve at 2 real and distinct points is the chord, is called the chord, and if it passes through its focus it becomes focal chord, passes through the focus it becomes focal chord। एक और जो फोकस से पास करें, फिर लिखिए आप डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट लिखें a line perpendicular to the axis, a line डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बोलिए, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है हाइट। जैसे सपोज ये पैराबोला है और ये उसकी एक्सिस है, पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन और ये उसका फोकस है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, a line which is perpendicular to the focus, which is perpendicular to the axis। अब जितना एक्सिस क्या करती है, एक्सिस क्या करती है, किसी भी कर्व को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जरूरी नहीं कि पैराबोला ही हो। तो जितना पोर्शन ऊपर है उतना ही पोर्शन नीचे है। यदि ये डिस्टेंस आपका y है तो ये डिस्टेंस भी y है। सपोज अगर ये लाइन आपका x इक्वल टू एल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, ये एल्फा कॉमा y, और ये डिस्टेंस के ये कितना हो जाएगा एल्फा कॉमा माइनस y। इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का, अच्छा माइनस y कब हो जाएगा, जब ये आपका x एक्सिस हो। तो क्या हो गया, डबल ऑर्डिनेट हो गया ना। अच्छा गैप पॉइंट भी नहीं लिखो,
आप पॉइंट भी नहीं लिखो, है ना, तो भी ये y है तो ये कितना हो गया y, तो ये दोनों क्या हो गया डबल y। सो डबल ऑर्डिनेट, और y क्या रिप्रेजेंट करता है ऑर्डिनेट को यानी हाइट को। सो लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड द डबल ऑर्डिनेट। एंड नेक्स्ट लिखिए आप लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम जिसको शॉर्ट में LR भी बोलते हैं। A line perpendicular to the axis, parallel to the directrix, perpendicular to the axis, या फिर parallel to directrix, and passes through the focus is called the latus rectum। मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर, लेकिन अब ये कहां से पास कर रही है फोकस से, यानी फोकल कॉर्ड है ये, है ना। लिखिए अ फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। देखो यदि ये पैराबोला बनाया है, ये उसकी एक्सिस है, यहाँ उसका फोकस है, तो ये भी फोकल कॉर्ड है, ये भी फोकल कॉर्ड है ना, ये भी सब फोकल कॉर्ड है ना फोकल कॉर्ड। लेकिन एक ऐसी फोकल कॉर्ड जो फोकस से तो पास करें, एक ऐसी फोकल कॉर्ड ऑब्वियसली फोकस से पास करेगी और किसके परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, उसको हम क्या बोलेंगे लेटस रेक्टम। यानी कौन सा पर्टिकुलर केस, दिस वन, ये 90। सो फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड द लेटस रेक्टम। और सुनो यहां से लेकर के यहां तक के जो डिस्टेंस है, ये एक्सट्रीमिटीज क्या है LR के A और B, तो AB डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR, है ना। वेयर A and B लिखो, वेयर A and B are the extremities of LR, where A and B are the extremities of LR and can be obtained by solving equation of LR with the given curve, can be obtained by solving equation of LR with the given curve। ऑब्वियस है ना, इस LR की इक्वेशन को आप इस कॉनिक के साथ सॉल्व कर लो, A और B मिल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। क्लियर। सो LR जो है फोकल कॉर्ड भी है, LR एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अच्छा एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं ना कि डबल ऑर्डिनेट भी है ना। चलो नेक्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला। अब ये जो भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है इसको यूज करते हुए सबसे पहले हम पैराबोला स्टडी करेंगे, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।